तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है हम सभी के लिए जानना, और किस प्रकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो समझ है या जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, वो हमको न सिर्फ अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने में, चाहे हमारा कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, हमें अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने में, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हमारा और आपका जो उद्देश्य है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर रिसर्च पर्पस, बोथ ऑल ऑफ अस आर रिसर्च ओरिएंटेड, तो किस तरीके से हमको एक बढ़िया और बेहतर रिसर्च करने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड मदद कर सकती है. तो जस्ट एज अ मीन्स ऑफ रिकैपिटुलेशन आई एम जस्ट टेलिंग ऑल दीज थिंग्स बिफोर ऑल ऑफ यू कि हम लोगों ने बहुत सारे नए एरियाज, बहुत सारे जो नए इमर्जिंग फील्ड्स हैं फाइनेंस के फील्ड में, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि कौन कौन से ऐसे नए एरियाज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर और पर से फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हुए, जिन पर की वी कैन not only do some kind of a research but most importantly we can do some kind of a purposeful research. तो उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी. आज हम लोग आगे चलेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल रिसर्च को करने के लिए मुख्य रूप से कौन से वो टूल्स होते हैं, कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास फाइनेंस की फील्ड में या फाइनेंस की दुनिया में उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज करके we can actually conduct a financial research or a research based on finance. तो बेसिकली जब हम लोग फाइनेंशियल टूल्स की या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड is the concept of financial statement, because all of us are very much aware of the fact that all kinds of financial information, all kinds of financial data, all kinds of financial happenings and actions which take place in an organization, in any business organization, are depicted, or you can say are presented in a financial statement. So financial statement is that base document which acts as a cornerstone. आवाज आप सभी को मिल रही है ना मेरी? यस सर. यस सर. बहुत स्लो आ रही है सर. अब मिल रही है आपको आवाज तेज? यस सर. यस सर. चलिए, तो the point that I was actually trying to make is that financial statement refer or act as that base document through which financial data, financial information and financial actions of an organization get into the public domain. People get to know about it, investors get to know about it, creditors get to know about it, and other companies and government and other organizations get to know about what is the actual financial standing of a company. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिस एक इस जगह पर मिलती है, दैट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, as I've already pointed this thing before you, that financial statements, or in other words what you can also call as financial reports, are such statements which contain, in very simple terms, which contain financial information of an enterprise. ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं which collect the financial data and present it in a you can say in a rational, in a logical and in a consistent way based on the financial accounting principles and conventions. तो बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया that financial statements are those base documents which present the collected financial data of any organization, of any business organization, in a logical, rational and consistent manner for investors, for company, for the management of the company and for different stakeholders, so that they can take their financial decisions in relation to that company. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आपने अभी कुछ, जब अगर हम आपसे पूछे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स हैं, तो आप सभी इन चीजों से परिचित हैं. बड़े पॉपुलर शब्द है, बैलेंस शीट है,
इनकम स्टेटमेंट है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है, हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, हमारे पास जो है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग अन्य स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका जो कि बेसिक टाइप्स है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और इन्हीं के थ्रू हम लोग किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग को, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बात हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार फिर से एक बार फिर से आपको समझाते चलें, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जिनको आप दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं, वो ऐसे बेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि वो एक लॉजिकल, रैशनल और कंसिस्टेंट फॉर्म में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सामने, वेरियस स्टेक होल्डर्स के सामने वो प्रेजेंट की जा सके, ताकि वो उस कंपनी से जुड़े हुए अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द पर्पस बिकॉज ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। क्या है वो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो एज आई सेड दैट the key word, whenever you hear the word financial statement, the key word that is associated with it is information. क्योंकि हम जानते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में भी जो हमारी हुई थी, तो I had very explicitly pointed this thing before all of you, that whether you talk of the financial world, whether you talk of the stock market, whether you talk of any form of business, अगर आपको उसको ऊपर ले जाना है, अगर आपको उसको बेहतर बनाना है, then the most important thing that you have to concentrate your actions upon is how you receive the information and how you process your information. क्योंकि इंफॉर्मेशन का युग है। अभी आप देखो, जितना भी हम लोग के कंट्री में विभिन्न प्रकार के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं या विभिन्न प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, आजकल एक नया बज वर्ड क्या चल रहा है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग जब पढ़ते थे, या हम लोग तो अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन पुराने समय के जब हम लोग लोगों की बातें सुनते हैं, तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते थे डैम्स बन जाएं, बातें होती थी कि कितनी बसेस चल जाएं, कितने बिल्डिंग्स बन जाएं, कितने हाईवेज बन जाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सर ना? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए फिजिकल, इसको हम लोग इसी को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर समझते थे। लेकिन आज का समय क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर क्लासिफाइड एज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। And in today's world, in the 21st century, and particularly in a rapidly developing country like India, the greater focus, the greater emphasis is being laid upon the development and growth of digital infrastructure. कि कितना तेजी से हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। और आज के सिचुएशन में ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग पीएचडी से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को नोट कर सकते हैं, जो कि आपके पीएचडी के लिए, जो क्योंकि सबसे बड़ा एक पीएचडी स्कॉलर के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी पीएचडी और एनी रिसर्च स्कॉलर हैज टू डिसाइड फर्स्ट हैंड, एंड विच इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग, इज टू डिटरमाइन व्हाट विल बी हिज पीएचडी टॉपिक, व्हाट विल बी एरिया। तो हमको समझ में आ जाता है कि चलो हमने एमकॉम फाइनेंस में किया या हमने एमकॉम मार्केटिंग में किया, तो हम फाइनेंस या मार्केटिंग या एचआर किसी फील्ड में रिसर्च करेंगे। बट व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एरिया अंडर फाइनेंस और अंडर मार्केटिंग ऑन विच वी विल कंडक्ट आवर रिसर्च। तो वी टॉक्ड अबाउट वेरियस टॉपिक्स इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। मैंने आपको बात बताई कि आप इन्वेस्टर बिहेवियर पे काम कर सकते हैं फाइनेंस के अंदर, आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, आप ईटीएफ्स के ऊपर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने एरियाज आपको बताए थे। आज उसी क्षेत्र में एक नया एरिया आपके सामने मैं रख रहा हूं फाइनेंस की फील्ड में, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक बिजनेस। आज का समय जो है वो टेक और फाइनेंस, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके आज का समय किसका? फिनटेक बिजनेस का। आप पेटीएम का नाम सुनते होंगे, आप फोन पे का नाम सुनते होंगे, आप गूगल पे का नाम सुन रहे हैं, आप भारत पे का नाम सुन रहे हैं। बहुत सारी इस तरीके की एप्स जो हैं वो काम कर रही हैं। ये सारी कंपनीज कौन सी हैं? इनको हम लोग कहते हैं फिनटेक कंपनीज। तो ये भी एक नया टॉपिक आपके लिए, एक नया डायमेंशन रिसर्च का हो सकता है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, माय सोल ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू गिव यू द न्यूअर कॉन्सेप्ट्स, to give you, to make you aware of the
novel researches to make you aware of the novel areas in which you can conduct your research. कि पुरानी चीजों को हमको छोड़ करके थोड़ा सा नए एरियाज के ऊपर जो अभी रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड है इंडिया के अंदर, उनके ऊपर हम लोग अगर रिसर्च करें तो फिनटेक बिजनेस अभी बहुत नया कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर आया हुआ है. लगभग मुझे लगता है कि हद से हद अगर हुए होंगे तो 5 से 8 साल हुए होंगे. तो आप सोच सकते हो कि अभी कितना रिसर्च इसके ऊपर हुआ होगा. तो फिनटेक बिजनेस किस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर उनकी पेनिट्रेशन किस तरीके से बढ़ रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में फिनटेक बिजनेस किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा पीएचडी का थीम हो सकता है. तो जो लोग आई मीन माय पीस ऑफ एडवाइस, माय लेक्चर is specifically meant only for those students who are planning to conduct their research specifically in the area of finance. तो हम उनको उसी के बारे में विभिन्न टॉपिक्स और विभिन्न फाइंडिंग्स से उनको I'll try to make them more aware and more comfortable. तो fintech business, digital infrastructure. तो when I'm talking about digital infrastructure can be developed or digital infrastructure can become prosperous in a country like India only when there is acute and there is unhindered flow of information in the country. जब देश के अंदर बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी आप कह सकते हो कि बैरियर के, जब फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तभी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ कंट्री के अंदर लागू कर सकते हैं. And the government is taking different kinds of steps. Various steps are being taken by our government of India and also of government of our state to make sure that more and more people get associated with the digital infrastructure, digital infrastructural framework of the country. तो इंफॉर्मेशन की बात हम लोग कर रहे हैं. तो इंफॉर्मेशन जैसा मैंने आपको बताया कि वो कॉर्नर स्टोन है, दैट इज द बेसिक पॉइंट, दैट इज द फोकल पॉइंट ऑन विच द एंटायर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें मिलेगी कहां से? तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन, द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी कैन ओनली बी रिसीव्ड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी हम लोग देखिए एज एन इन्वेस्टर, आप लोग तो पढ़े होंगे ये सब चीजें एमकॉम के अंदर, जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ते होंगे तो वहां पर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट two kinds of analysis to decide which stock to invest in or which stock not to invest in. तो वहां हम लोग पढ़ते थे कि एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है. टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड अपॉन चार्ट्स, पैटर्न्स, विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस होती है स्टॉक प्राइसेस की, उनके मूवमेंट्स की, उसके आधार पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. लेकिन मूल चीज क्या है यहाँ पर? क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन. जब इंफॉर्मेशन होगी तभी हम ट्रेंड एनालिसिस कर पाएंगे, तभी हम चार्ट्स बना पाएंगे, तभी हम पैटर्न्स डिसाइड कर पाएंगे. दूसरी एनालिसिस इज फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी या द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इफ वी कैन टॉक तो फंडामेंटल एनालिसिस इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. तो दूसरी वहां यहाँ पे भी फोकल पॉइंट क्या आ गया? इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंटायरली एंड कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क. और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो मूल बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि क्या पर्पस है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, तो द बेसिक एंड द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ विच वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू ensure that there is free and uninterrupted flow of information to various stakeholders. Various stakeholders में नंबर एक सबसे पहले हमारे investors. The more and better and greater information that you will be able to supply to your investors will be in a better position to make up their mind as to whether they have to invest more amount in the stocks of your company or they have to withdraw their amount. जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम अपने इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएंगे
वही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को उनका ओपिनियन बनाने में मदद करेगी कि उन्हें इस कंपनी के अंदर आगे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बारे में मैंने बात की आपसे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं क्रेडिटर्स की, बिकॉज क्रेडिटर्स आर दोज हु हैव गिवन यू लोन, उन्होंने उस किसी बिजनेस को लोन दे रखा है, तो दे आर द प्राइमरी पार्टीज, दे आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हु आर ऑलवेज इंटरेस्टेड to know about the financial status and financial position of a company, and that, as again as I said, is presented to them only through financial statements. तो creditors भी evaluate करते हैं। फिर तीसरी बात यहाँ पर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, because the management of the company has to, or in other words you can say the top management of the company has the primary responsibility of taking financial decisions on behalf of the कंपनी एंड इन बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो इस वजह से टॉप मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि वो कितना रेलेवेंट है या कितना रेलेवेंट नहीं है, ये भी एक शोध का विषय है, ये भी शोध का विषय है। आप रिसर्च के लिए इस टॉपिक को भी कंसीडर कर सकते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इन टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस अबाउट अ कंपनी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये शोध का विषय है, क्योंकि आजकल के समय में देखा जा रहा है, हम लोग किताबों से पढ़ करके तो इस चीज को समझने, ये हमको कॉन्सेप्ट बार बार समझाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बेस डेटा का काम करते हैं कंपनीज के लिए, इन एज फार एज फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर कंसर्न्ड। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इन द करेंट सिनारियो देयर आर सीरियस इश्यूज व्हिच हैव इमर्ज्ड and over a period of time have proved that financial statements may not be as effective for companies in taking future financial decisions as they are popularized. जितना हम महिमा मंडन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके कंपैरिजन में वो उतने पॉपुलर या उतने इफेक्टिव नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए फ्यूचर कोर्स को ध्यान में रखते हुए। क्या कमियां हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्राइमरीली अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कंपनी का चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कंपनी के इन्वेस्टर्स हो, चाहे कंपनी के क्रेडिटर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो इन सभी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के पीछे का, कि हम किस तरीके से अपनी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है। नाउ इफ वी गेट टू द नेक्स्ट थीम एज टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन कौन से प्रमुख हमारे सामने प्रकार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो वहां पर जैसा मैंने अभी आपके सामने नाम लिया ही, एक बैलेंस शीट जो कि आप सभी जानते ही होंगे, सबसे पॉपुलर शब्द है, द मोस्ट बेस डॉक्यूमेंट, द मोस्ट बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स भी उसको देखते हैं, सबसे ज्यादा लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक विवरण हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं। और ये बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows the financial position of a particular firm or a company as on a particular date. किसी एक निश्चित तारीख को, ध्यान दीजिएगा, किसी एक निश्चित तारीख को, किसी एक निश्चित डेट पर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन को दिखाने वाला, दर्शाने वाला जो विवरण है, उसे ही हम लोग बैलेंस शीट या फिर आर्थिक विवरण कहते हैं। द बेसिक थीम इज ऑफ अ बैलेंस शीट इज टू पोर्ट्रे व्हाट डज अ फर्म ओन्स एंड व्हाट डज अ फर्म ओज। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। द बेसिक थीम ऑफ अ बैलेंस शीट इज टू पोर्ट्रे व्हाट डज अ फर्म ओन्स एंड व्हाट डज अ फर्म ओज। फर्म ओन क्या करती है, यानी फर्म के पास क्या है, जो उसके एसेट्स हैं उन्हीं को वो ओन करती है। एंड व्हाट डज अ फर्म ओज, यानी कि क्या फर्म की देनदारियां हैं, क्या फर्म की लायबिलिटीज हैं। तो व्हाट डज अ फर्म ओन्स एंड व्हाट डज अ फर्म ओज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक निश्चित तारीख को एक फर्म या एक कंपनी क्या ओन और क्या ओ करती है, उसको दर्शाने वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, दैट इज बैलेंस शीट। तो द होल्डिंग्स एंड ऑब्लिगेशंस,
जो कि हम लोग रिफाइंड वे में कहते हैं ओन और ओ का जो कंसेप्ट है, तो जो हम ओन करते हैं वही हमारी होल्डिंग्स हैं और जो हम ओ करते हैं वो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं. तो द होल्डिंग्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी आर प्रेजेंटेड इन अ बैलेंस शीट. और आसान शब्दों में कहा जाए तो बैलेंस शीट इज दैट स्टेटमेंट विच प्रेजेंट्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द कंपनी. बर्ड आई व्यू हम लोग कई बार हिंदी में कह देते हैं कि किसी चीज को सरसरी निगाह से देखना. तो अगर सरसरी निगाह से देखना है और अगर प्रथम दृष्टया हमको अगर किसी कंपनी को देख करके उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाना है, तो बैलेंस शीट हमको एक बर्ड आई व्यू देता है, जिसके माध्यम से हम लोग तत्काल प्रभाव से कंपनी की बैलेंस शीट देख करके एक निर्णय, एक ओपिनियन उसके बारे में फॉर्म कर सकते हैं. Although that opinion is not the final opinion, because as I said, business situation, business scenario is ever dynamic. Things keep on changing, actions keep on changing, and the entire market scenario keeps on changing. So figures in the balance sheet may not portray the exact, it in fact financially it may present the exact thing, but as far as the future orientation is concerned, if we talk with a future perspective in mind, then then balance sheet may not be the perfect indicator, but it is definitely a very significant indicator. तो ये हमारी बात हुई बैलेंस शीट के अंदर. तो बहुत कई प्रकार के हमारे तरीके होते हैं बैलेंस शीट बनाने के. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये सब चीजें. तो वो जो बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे आपसे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है. बहुत जल्दी में आप, क्योंकि ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट बहुत जल्दी से अगर कुछ हम एलिमेंट्स की बात कर लें, तो जैसे शेयर कैपिटल, लायबिलिटी साइड पे पहले हम लोग बात करें तो शेयर कैपिटल, जहां पर हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास विभिन्न प्रकार की शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल. तो देयर आर विभिन्न डिफरेंट हेड्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो दिस शेयर कैपिटल बेसिकली शोज द अमाउंट दैट अ कंपनी और अ फर्म हैज रेजन फ्रॉम द पब्लिक. जो पब्लिक से हमने पैसा उठाया है, दैट क्यूमुलेटिवली बिकम्स आवर शेयर कैपिटल. फिर हमारे पास हमारे एक और लायबिलिटी साइड में इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस. जानते हैं आप सभी इसके बारे में. whatever profit that a company earns, company sets aside a certain portion from that profit for its future use, and that becomes our reserve. तो रिजर्व्स हमारे जनरल रिजर्व्स भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हो सकते हैं. जनरल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स which can be used for any purpose, and specific reserves are those which can be used specifically only for the purpose for which they have been created. तो वो चीजें हमारी होती हैं. इसके बाद हमारे पास लायबिलिटी साइड में कुछ कंपनी के पास सिक्योर्ड या लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. सिक्योर्ड लोन्स आर द लोन्स व्हिच आर बैक्ड अप बाय एनी सिक्योरिटी. अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी की बैकिंग, कोई कोलैटरल बैकिंग नहीं होती है. और कंपनीज के पास लायबिलिटी साइड में कुछ करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस होते हैं. तो ये सारी चीजें आप जानते हैं. करंट लायबिलिटीज क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक लाइन में आपके सामने एक रिवीजन के फॉर्म में बताता चल रहा हूं. Current liabilities are the liabilities that the company has to pay off within an year. एक साल के अंदर जो liabilities को pay off करना है, that are your current liabilities. फिर asset side पे हम आते हैं तो हमारे पास fixed assets होते हैं, हमारे पास investments होते हैं, हमारे पास current assets होते हैं, loans और advances जो कंपनी ने दे रखे होते हैं दूसरों को, they all form assets. तो ये बात हमारी बैलेंस शीट के विषय में होती है. इसके बाद दूसरा जो हमारा एक बड़ा प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट, या और आसान शब्दों में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसे हम लोग कह देते हैं P&L अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और मैं मानता हूं कि आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज योर इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बिकॉज the gross profit, the net profit, the operating profit of the company is disclosed only under your profit and loss account. तो अगर profit and loss account नहीं है तो बैलेंस शीट भी नहीं बन सकती. तो in one or the other sense you can say that it is the profit and loss account which acts as the base document for the preparation of balance sheet. तो profit and loss account जो है वो एक पूरे एक डेफिनेट पीरियड के अंदर, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर
कंपनी ने कितना रेवेन्यू अर्जित किया, कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए, कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए, कंपनी ने कितने लॉसेस इंकर किए, वो सारी चीजें कैलकुलेट होकर के हमारे इनकम स्टेटमेंट या फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो जो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये भी अगर आपने नोट किया हो, तो बैलेंस शीट इज दैट स्टेटमेंट विच प्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। एक डेफिनेट तारीख को वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। मगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट्स और डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, यानी सामान्य भाषा में हम लोग बात करें तो एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष के अंदर कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के लॉसेस, वो पूरे वर्ष भर का जो पोजीशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। और उसे जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डेट पर दिखाते हैं तो वो चीज हम बैलेंस शीट के अंदर करते हैं। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है हमारे सामने फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, जो एक महत्वपूर्ण टूल है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम से ही पता चल रहा है, दैट स्टेटमेंट विच प्रेजेंट्स हाउ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, और इन अदर वर्ड्स हाउ डज इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली व्हाट अ कैश फ्लो नहीं हम अपने हम दिखाते हैं, फोटो देखना मेरी। उनका जी अपना माइक बंद कर लीजिए। मतलब हम उसकी जरूरी नहीं, हम उसकी क्लास में इसके आईडी। ये कुछ आवाजें आ रही हैं किसी हम अपने मेरे बाल बहुत बिखरे रहते थे क्योंकि हम कंघी नहीं करवाते थे। ऐसे ही कनिका मैम, उनका जी अपना माइक बंद कर लीजिए। काइंडली बाद में तुम्हारे म्यूट योरसेल्फ। हो जाता ना पंजाबियों में। कनिका बड़े अनटाइडी से रहते थे, मम्मी मेरे तैयार करके भेजती थी पर मैं मैम, से काइंडली करा म्यूट लेती थी योरसेल्फ। अपने आप को। कोई मैसेज कर दे। मजा आ गई। एक बार दादाजी मंडी जा रहे थे, हमारे घर के पीछे मंडी, हमें लेके नहीं जा रहे थे। हमने कहा लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? हम छोटी थी, कहते नहीं लेके जाऊंगा। हमने कहा आप नहीं लेके जाओगे तो उनके सोफे रखे हुए थे, हमने कहा आपके सोफे पे हम सुसु कर देंगे, हमें नहीं लेके गए। और लिटरली मैम आई डिड इट, और उसके बाद करने के बाद हम सो गए। पिटाई नहीं, फिर मम्मी को शिकायत की, देखो तुम्हारी लड़की ने क्या किया। मम्मी कहती कि भाई छोटी मैडम है, ये शायद भूल गई है, इनका माइक खुला हुआ है, उनके घर की सब बातें जो हमने कहा लेके जा रहे थे तो हम आपके सोफे में सुसु कर देंगे, और हमने कर तो दिया इसके था। पास नंबर फोन कर दें कि अपना सर ऑडियो आप बंद कर दें। अपनी तरफ से सर आप म्यूट कर सकते हैं तो कर नहीं, दीजिए। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं होस्ट नहीं हूँ ना सर, इसका। सर प्लीज गिव सम टाइम, मैं करती हूँ कॉल कनिका मैम को। आई हैव ऑलरेडी नंबर। ठीक है, मैं Okay, कॉल कर रही हूँ। कर दी सर, कॉल कर दी, शायद काट दी उन्होंने, समझ गई होंगी। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए आप। तो चलिए, तो द थर्ड स्टेटमेंट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि व्हाट इज द पेस, द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू अंडरस्टैंड, इज टू कॉम्प्रिहेंड what is the pace at which a company or a firm is able to replace the cash through inflows which goes via outflows। यानी जिस स्पीड से, जिस पेस से कंपनी का कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कंपनी किस स्पीड से उस कैश को इनफ्लो के माध्यम से कॉम्पनसेट कर पाती है, इसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो वो एक तीसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे सामने होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब ये बहुत कम जगह बनाया जाता है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि टाइप है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हम लोग को जानना जरूर चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इज मेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंपनी मैनेजेस इट्स ओवरऑल शेयर कैपिटल, how does a company manages its overall retained earnings, how does a company manages its overall accumulated reserves। ये तीन चीजें, यानी कंपनी की जो ओवरऑल शेयर कैपिटल है, कंपनी की जो ओवरऑल रिटेन्ड अर्निंग्स है या रिजर्व्स हैं, और कंपनी के जो accumulated reserves हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनका जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन
इक्विटी के माध्यम से दिखाते हैं। और एक पांचवा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रकार है जो आपको पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलेगा और अभी रिसेंट ओरिजिन में ही आया है, दैट इज नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पांचवा मैं आपके सामने दे रहा हूं और इसी के साथ आपको मैं एक नया टॉपिक भी दे रहा हूं पीएचडी के लिए, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं और बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक हमारे सामने होता जा रहा है, दैट इज IFRS। तो मैं जानना चाहूंगा अगर आप में से किसी ने IFRS का नाम सुना हो या फुल फॉर्म से परिचित हो तो कृपया IFRS International Financial Regulatory यस System. सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। The International IFRS होगा ना? Regulatory System. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS बड़ा इधर हाल के समय में, हाल का समय की जब मैं बात कहता हूं तो लगभग मान के चलिए अब तो लगभग 10 साल हो रहे हैं धीरे धीरे। IFRS का कंसेप्ट बहुत तेजी से हमारे इंडिया के अंदर भी, और पहले तो ग्लोबल लेवल पे ये शुरू हुआ, सबसे पहले नीदरलैंड में शुरू हुआ, यूरोप में शुरू हुआ और उसके बाद से फिर पूरे वर्ल्ड ने धीरे धीरे इसको अप्लाई किया। हमारे इंडिया में भी अब ये बहुत तेजी से मांग चल रही है, अभी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में अभी अप्लाई हुआ है, सभी बिजनेसेस ने इसको अप्लाई नहीं किया है, लेकिन बहुत तेजी से अब ये जो हमारे जो पुराने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चलते थे जिन्हें कि हम लोग गैप के नाम से पढ़ते थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब उनको रिप्लेस करके IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का अब उद्भव हुआ है, ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है और they have become the new norm on how financial information has to be presented in a financial statement। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके लिए जो नए नॉर्म्स हैं, जो नए प्रिंसिपल्स हैं, जो नए मेथोडोलॉजी है, उसको IFRS के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए नियम कायदे IFRS के अंदर दिए गए हैं। तो ये भी एक नया टॉपिक है रिसर्च के लिए जिस पर कि लोग काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर IFRS का एप्लीकेशन किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, उस पर भी लोग शोध करने का काम कर रहे हैं। तो इसको भी एज अ टॉपिक आप कंसीडर कर सकते हैं। पर सर ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया, इसमें जो डेटा हम लोग मतलब लेंगे वो तो इजीली अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि जो भी कंपनियां रिसर्च जब भी आप करते हैं तो डेटा कितना लेना है दैट इज एंटायरली योर कॉल। आप कितना रिसर्च करने के लिए डेटा के साथ प्ले हम लोग करते हैं ना, डेटा प्ले करते हैं रिसर्च में, तो डेटा प्ले करने की कितनी क्षमता, कितनी कैपेबिलिटी आप रखते हैं, दैट डिटरमाइंस कि व्हाट विल बी योर स्कोप ऑफ रिसर्च। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के डेटा पर भी रिसर्च करते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 साल के डेटा पर भी रिसर्च कर लेते हैं। तो the amount of time and the amount of devotion and the amount of resources that you are willing to put in actually determines what will be the scope of your research। तो आप कितना capability रखते हैं और most important thing is data availability, कि availability कितनी आपको हो पाती है डेटा की, वो भी डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी कंपनी ने अगर 5 साल के IFRS के थ्रू प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और किसी कंपनी के प्री IFRS पीरियड के 5 साल के डेटा अगर आपको मिल जाए जो गैप के प्रिंसिपल्स के थ्रू बने, तो वो दोनों की एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो। तो ये 5 साल के लिए भी आप कर सकते हो और किसी का अगर 10 साल का मिल जाए तो 10 साल की भी कर सकते हो। तो हाँ, डेटा होंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन आप उसमें किसी स्पेसिफिक एनालिसिस को कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि फाइनेंशियल एनालिसिस जब आप करते हो तो वहां पर लिक्विडिटी एनालिसिस भी होती है, वहां पे सॉल्वेंसी एनालिसिस भी होती है, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी होती है, वहां पे टर्नओवर एनालिसिस भी होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप सारी एनालिसिस करो, आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर दीजिए, यानी कि सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को कंसीडर करके काम करिए जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं आइटम्स को कंसीडर करिए जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके आप डेटा प्ले करते हो और धीरे धीरे अपने जो यूजेबल डेटा है या जो आपके लिए रेलेवेंट डेटा है उस तक पहुंचने के लिए आप अपने स्कोप ऑफ रिसर्च को अपनी जरूरत के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं।
क्लियर हुआ पॉइंट ये? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए, तो फिर आगे अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो आईएफआरएस के थ्रू हम लोग जो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको मैंने आपके सामने नाम दिया नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के अंदर हमको बताया गया है बनाने के लिए। इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं? अब जैसे एक मसलन एक एग्जांपल से समझिए कि हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी जितना भी रुपया है हम दिखा देते हैं। मगर वो प्लांट एंड मशीनरी एक प्लांट तो है नहीं, एक मशीनरी तो है नहीं, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारी मशीनरीज होंगी, और ये अलग अलग प्लांट्स और मशीनरीज अलग अलग साइट्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होंगी। सिर्फ बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी लिख देने से आपको एज एन इन्वेस्टर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। मगर जब आईएफआरएस के थ्रू आप नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कंपनीज को वहां पर ये मैंडेटरी किया गया है, उनके लिए ये कंपल्शन किया गया है कि वो नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये क्लियर करें कि जो प्लांट्स एंड मशीनरीज आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो वो प्लांट एंड मशीनरीज कितनी हैं, कहां पर ऑपरेट कर रही हैं, कितनी उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, क्या उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, क्या उनसे रेवेन्यू जनरेशन है। ये सारी चीजें आपको नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रिपेयर करने के लिए आईएफआरएस के अंदर बताया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब आईएफआरएस पूरी तरीके से लागू हो जाएगा हमारे देश में, तो दीज नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट एवरी इन्वेस्टर वुड लाइक टू स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। क्योंकि आपको कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टस के बाद से जो संपूर्ण इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में है वो आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल जाया करेगी। तो ये 5 हमारे महत्वपूर्ण टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के that are prepared by companies and used by stakeholders for making financial decisions. अब बात आती है कि ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं इनकी क्या कमियां हैं, इनकी क्या लिमिटेशंस हैं और क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा रिलायबल या बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं माने जा सकते। तो उसमें पहली बात ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो निश्चित रूप से कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पोजीशन, ओवरऑल बिजनेस स्टैंडिंग को समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट जरूर करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के जो गेन्स और लॉसेज हैं उनको भी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो एक्चुअल लॉस है, जो फाइनल पोजीशन है, वो कंपनी की हमको सिर्फ तभी पता चल सकती है व्हेन कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड। तो टाइम है, क्योंकि हमारे सामने मजबूरी है, हमें हर साल बनाना है, एज पर नॉर्म्स हमको हर साल बनाना है। तो हर साल बनाने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर जरूर करते हैं, वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पोजीशन को हमारे सामने जरूर प्रिडिक्ट कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन को, किसी एक वर्ष की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपनी की फाइनल पोजीशन मानना, ये चीज गलत है। क्योंकि किसी भी कंपनी की जो फाइनल पोजीशन है वो हमें सिर्फ तभी पता चल सकती है व्हेन कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड, जब कंपनी बंद होती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये एक बड़ी सबसे बड़ी कमी जो बताई गई है वो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन हेल्प अस इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की जो फाइनल पोजीशन है उससे परिचित नहीं कराते स्टेक होल्डर्स को। दूसरा एक बड़ा कमी क्या आता है कि कंपनी के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की ओवरऑल स्टैंडिंग पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट डालते हैं, मगर हर उस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब जैसे हम देखते हैं कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग होती है, कंपनीज के जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर बुक्स होती है, हर कंपनी की ऑर्डर्स होते हैं, कंपनी के सोर्सेज और कमिटमेंट्स होते हैं मटेरियल और अलग अलग चीजों को लेकर के। कंपनी में प्रोफेशनल्स आते हैं और जाते हैं, जुड़ते हैं कंपनी से और कंपनी को छोड़ के जाते हैं। ये सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं साल भर के अंदर जिनका कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, मगर ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं की जा सकती। अब कंपनी की क्रेडिट रेटिंग मान लीजिए, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को क्रिसिल या केयर, जो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में, क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, इन्होंने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की रेटिंग जो है वो A- से बढ़ा करके A+ कर दिया, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ेगा। जो क्रेडिटर्स होंगे वो कंपनी को लोन देने के लिए अब तैयार होंगे, जो कमिटमेंट्स है कंपनी की वो कंपनी फुलफिल करने में, अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने में कंपनी विल बिकम मोर सुपीरियर, कंपनी विल बिकम मोर रॉबस्ट। बट द थिंग इज दैट दिस चेंज इन क्रेडिट रेटिंग or the positive impact of this credit rating cannot be presented in any financial statement. अब हम देखते हैं कि जैसे अभी कुछ समय पहले ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अभी जस्ट मुझे लगता है कि एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, अनाउंसमेंट हुआ कि टाटा ग्रुप ने, जो उनके ग्रुप सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया है, या शायद 5 वर्ष के लिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो टाटा ग्रुप ने अपने ग्रुप के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो नियुक्ति है उसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसका इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पे दिखा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी थी, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को जो बहुत पीछे चली गई थी, उनको आगे लाने में बहुत बड़ा रोल रहा है उनका। अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे तो मिलेगा आपको। तो अब उसी को देखते हुए कंपनी ने उनकी जो प्रेजेंस है उसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसका इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पे पड़ा, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस उछले कुछ दिनों तक, और डेफिनेटली व्हेन द इम्पैक्ट टेक्स प्लेस ऑन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ द कंपनी, दैट इम्पैक्ट आल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, and when the impact gets reflected on the financial position of the company, it gets presented in the financial statement. तो वो चीज होती है। लेकिन द थीम इज कि इस तरीके के जो नए लोग या अच्छे लोगों का कंपनी के अंदर आना और जाना हुआ, उससे कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन पे जो इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, और क्योंकि क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कई बार किसी कंपनी में देखते हैं कि किसी बड़े सीईओ ने या एमडी ने इस्तीफा दे दिया, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिर गए, स्टॉक प्राइसेस गिर गए, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे खतरा हुआ। लेकिन अब इस चीज को हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जाने से हमें कितना नुकसान हुआ, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक कमी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट कंसीडर फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि फाइनेंशियल, एक एलिगेशन, एक आरोप ये भी लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अ कंपनी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमको ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, यानी कि जिस कॉस्ट पे एसेट्स खरीदे गए थे, जिस कॉस्ट पे लायबिलिटी इंकर की गई थी, हमें उसी दाम पे जीवन पर्यंत उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट करना है। जबकि हम जानते हैं कि, जैसा मैंने आपको बार बार ये बात कही है, दैट मार्केट्स आर एवर डायनेमिक, थिंग्स कीप ऑन शेकिंग एंड चेंजिंग इन द मार्केट विद एवरी पासिंग डे। तो ऐसे में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, एक और नया टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप अपना फाइनेंस की दुनिया में अगर शोध करना चाहते हैं तो इस एरिया को भी एक्सप्लोर करिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज लगातार स्टॉक प्राइसेस में और स्टॉक मार्केट में रहती हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन पर कंपनी की इंपैक्ट पड़ता है, और कंपनी के एसेट्स के दाम जो है वो भी लगातार फ्लक्चुएट करते हैं, मगर हम उन फ्लक्चुएटेड दामों को बैलेंस शीट बनाने में कंसीडर नहीं करते, और उन्हें लगातार उन्हीं दामों पे दिखाते हैं जिस दाम पे उसे खरीदा गया था, और एक स्टिपुलेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन केवल उसमें से माइनस करते रहते हैं यदि वो फिक्स्ड एसेट हैं तो ये भी एक आरोप लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट द वे वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, दे डू नॉट एक्चुअली प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। और एक और एलिगेशन इनके ऊपर लगाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, दे बेसिकली परफॉर्म अकाउंटिंग फॉर द पास्ट
and not for the future. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात कही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बहुत ज्यादा रिलायबल हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए, ये एक क्वेश्चनेबल इशू है। और ये इसी वजह से है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस चीज को दिखाते हैं कि कंपनी ने पास्ट में क्या किया है। Whatever the company has done in the past 1 year will be presented in profit and loss account and subsequently in the balance sheet. But what the future holds for a company, or what is the future perspective, or what are the future prospects of the company, it becomes increasingly difficult and hard to determine whether financial statements are sufficient enough for top management to decide future course of information on the basis of the information that is presented therein. यानी कि जो जानकारी वहां पर बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मौजूद है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट है कि कंपनी उसके आधार पर अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सके। दिस इज एंटायरली क्वेश्चनेबल, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद है वो कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को दिखा रही है। फ्यूचर में कंपनी के लिए क्या डायनेमिक्स होंगे, कैसे चीजें बदलेंगी या बदलते हुए एनवायरनमेंट में कंपनी कैसे कोप अप कर पाएगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बता सकते। तो ये महत्वपूर्ण कुछ लिमिटेशंस और कमियां हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, ये तो कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने बताए, बट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कहने का आशय मेरा ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप बना लोगे, मगर बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें जिस अमाउंट पे या जिस फिगर पे दिख रही हैं, उस चीज का एक्चुअल मतलब क्या है, उस चीज का एक्चुअल आशय क्या है, इसको समझने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और करनी पड़ती है फाइनेंशियल एनालिसिस। यहां से हमारा जो मूल काम, जो एक एज अ रिसर्चर जो आपका मूल काम होगा, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप जानते भी होंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर आप दुनिया से जुड़े हैं तो मनी कंट्रोल है, मॉर्निंग स्टार है, screener.com है, ये सब बड़े पॉपुलर पोर्टल्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर आपको बहुत आसानी से फाइनेंशियल डेटा कंपनीज का मिल जाता है। लेकिन सिर्फ डेटा की उपलब्धता एक रिसर्चर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कंप्राइजेस, जो व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ओनली कंस्टिट्यूट्स 10 to 15% ऑफ योर रिसर्च। अगर आपको डेटा बहुत आसानी से मिल गया तो मान के चलिए कि 10-15 या बहुत 20% काम आपने कर लिया, बट द रिमेनिंग 80 or 75% entirely is focused upon how you analyze that data. एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च को करने के लिए, वो चाहे आप मार्केटिंग की फील्ड में करें, चाहे एचआर की फील्ड में करें, चाहे फाइनेंस की फील्ड में करें। टूल्स बदलते हैं बट एनालिसिस इज ऑल परवेसिव, एनालिसिस इज ओमनी प्रेजेंट, एनालिसिस इज ओमनी पोटेंट एंड इट हैज टू or rather it always forms the most significant portion of any form of research. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो डेटा आपको प्राप्त होता है उसकी एनालिसिस कैसे आप करेंगे, बेसिकली यही आप अपनी शोध में भी, अपने रिसर्च में भी करेंगे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस आसान शब्दों में इट इज दैट प्रोसेस थ्रू विच वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ कंपनी by establishing a strategic relationship between different components of financial statements. आसान भाषा में अगर आपके सामने कहूं तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो विभिन्न कंपोनेंट्स आपने प्रेजेंट कर रखे हैं, उन विभिन्न कंपोनेंट्स के अंदर, उन विभिन्न एलिमेंट्स के अंदर, उनके बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके कंपनी की वित्तीय शक्तियों और कंपनी की वित्तीय कमजोरियों को ढूंढना, यही फाइनेंशियल एनालिसिस है। आपने बड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ी होंगी फाइनेंशियल एनालिसिस की, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान भाषा में ये बताने का काम कर दिया है कि फाइनेंशियल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, उनके बीच में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनानी होती है जिसके थ्रू आप ये जान सकें कि कंपनी की वित्तीय क्षमताएं और कंपनी की वित्तीय कमजोरियां क्या है। बात क्लियर हो रही है सभी को? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस इन अदर वर्ड्स इज बेसिकली नथिंग बट डाइसेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डाइसेक्शन, अगर आप जानते हो बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते थे, बायो लैब में जाते थे, तो एनिमल्स का डाइसेक्शन किया जाता था अंदर जानने के लिए कि भाई लीवर कहाँ है। चूहा ज्यादातर यूज होता था कि भाई चूहे को काट के दिखाया जाता था लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है, सारी चीजें कहाँ है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस भी क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस इज नथिंग बट डाइसेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, हम उसका डाइसेक्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट की गई है वो कंपनी के बारे में क्या बता रही है। यही फाइनेंशियल एनालिसिस है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो 3 मेजर काम हमको इसमें करने पड़ते हैं, और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज द 3 मेजर स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। नंबर 1, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आप अभी शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे आगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी कर दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आएगी। वो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है वो आपके किसी काम नहीं आने वाली एनालिसिस के लिए। एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रेजेंट की हुई इंफॉर्मेशन को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको उसे रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज करना पड़ेगा। आपको उस इंफॉर्मेशन को, आप डेटा फिगर नहीं बदलेंगे, लेकिन अपने लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप सभी रिसर्च कर रहे हैं, सिनॉप्सिस आपने जमा की होगी और अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स आपने तय कर ही लिए होंगे निश्चित रूप से। हाइपोथेसिस भी आपने बना ली होंगी, नहीं बनाई होंगी तो बना रहे होंगे। तो the objectives and hypothesis, taking into consideration the objectives and hypothesis of your research, you will have to necessarily reorganize and rearrange the financial data or the data that you receive from financial statement to conduct your piece of analysis, to conduct your piece of research. तो ये सबसे पहला काम हमें करना होता है कि हम फाइनेंशियल डेटा को रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज करें। दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बनाना, ये दूसरा काम है। अब 2 कंपोनेंट, कोई भी 2 कंपोनेंट उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ हमने लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए, एक कंपोनेंट, और दूसरी तरफ हमने ले लिया कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड जिसको हम लोग कहते हैं। ये 2 चीजें कंसिडर कर ली। अब ये 2 सेपरेट कंपोनेंट के बीच में हमको जो रिलेशनशिप बनानी है, तो हम लोग डेट इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हमारा बन जाता है डेट इक्विटी रेशियो। अब ये जो हमने क्या किया, ये 2 प्रकार के जो 2 अलग अलग कंपोनेंट थे, इन दोनों को हमने स्ट्रेटेजिकली एक रिलेशनशिप में ले आए, हमने इन दोनों को डिवाइड किया और डेट इक्विटी रेशियो निकाल करके हमने ये बता दिया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स फंड के मुताबिक अपने डेट के पेमेंट करने की क्षमता कितनी रखती है। What is the status of the company to pay off its debt obligation taking into consideration the shareholders fund that it has. तो यही है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में बनानी है। और तीसरी बात, जो तीसरा स्टेप यहाँ पर है कि जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा इस एनालिसिस के थ्रू, उस रिजल्ट को इवैल्यूएट करना। अब हमको डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर मिल गया, तो अब उस डेट इक्विटी रेशियो के थ्रू हमको फिर डीपर एनालिसिस करनी पड़ेगी और अंदर जाना पड़ेगा और फर्दर इवैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा, ये जानने और समझने के लिए कि कंपनी की जो स्थिति है वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यानी कंपनी की जो एक्चुअल स्थिति है वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही है। आसान शब्दों में कहें तो इंटरप्रिटेशन का काम, ये हमारा काम होगा तीसरा। तो सबसे पहली चीज हमें फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या करनी है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करनी होगी, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो डेटा मिलता है उसे हमें रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस की जरूरत के हिसाब से।
दूसरा काम, जब हमने अपने मतलब का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उस डेटा में विभिन्न जो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हमको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ये समझने के लिए कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आएंगे। और तीसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे उन रिजल्ट्स को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, कैसे हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, ताकि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें और लोगों को अपने रिसर्च आउटकम से ये बता सकें कि जो डेटा हमने कलेक्ट करके एनालाइज किया है वो कंपनी के बारे में एक्चुअली क्या दर्शा रहा है। तो ये काम हमको करना होता है फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, तीन स्टेप। अब इसके बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अब ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या है? तो कंपनी के विषय में जब हम लोग बात करते हैं, कंपनीज के फर्म्स के विषय में बात करते हैं, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है वर्टिकल एनालिसिस और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बहुत जल्दी से हम आपको एक कंसेप्ट बता देंगे और फिर उसके बाद आज की बात को हम लोग खत्म करेंगे। वर्टिकल एनालिसिस क्या होती है? नाम से वर्टिकल मतलब स्ट्रेट। तो वर्टिकल एनालिसिस से हमारा आशय होता है जब हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स को, फाइनेंशियल नंबर्स को उस एक पर्टिकुलर वर्ष की, उस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड नहीं, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के परिदृश्य में ही एनालाइज करते हैं। तो किसी एक कंपनी के एक साल के फाइनेंशियल डेटा को किसी दूसरी कंपनी के एक साल के फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपेयर करना, ये वर्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, आपको करना होगा ये चीज। जब आप भी शोध करेंगे तो रिसर्च करने के लिए आप ये टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी दो कंपनी को उठा करके और उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर आप रिसर्च अपनी कर सकते हो। तो इसके लिए हमें वर्टिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक पॉइंट अगर एक साल के लिए कर रहे हैं तो एक पॉइंट, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम का एक कंपनी का डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के, उसी पॉइंट ऑफ टाइम के दूसरी कंपनी के डेटा से। दिस इज वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मींस दैट फॉर्म ऑफ एनालिसिस व्हिच टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ही कंपनी ने विगत 5 वर्षों में किस तरीके से अपने प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को या लिक्विडिटी पोजीशन को या सॉल्वेंसी पोजीशन को, व्हाटएवर एनालिसिस दैट यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से किया है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो वर्टिकल एनालिसिस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन और अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टेक्स कंसीडर्स अ पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबी अवधि में 5 साल में 10 साल में कंपनी ने एक पर्टिकुलर कंपनी ने किस तरीके से अपने सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी या ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को मैनेज किया है, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद जो भी आगे हम लोग की क्लास होगी उसमें हम लोग फिर डिस्कशन आगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। सर ये अटेंडेंस का क्या आप Thank ले you, रहे हैं? sir. रिकॉर्डेड है आपके पास? रिकॉर्ड जो होस्ट हैं आपके वहां से यूनिवर्सिटी से वही लोग कर रहे हैं, तो उनके पास अटेंडेंस अपने आप को क्योंकि सर कभी कभी हम लोगों को खुद कहा जाता है सेल्फ में ग्रुप में कि आप अटेंडेंस ले लो, तो इसलिए मैंने आस्क किया। तो आप में से कोई एक अटेंडेंस ले लीजिए, क्योंकि हम तो आप लोगों के नाम से परिचित है नहीं, तो आप में से कोई एक, क्योंकि आप लोग सब क्लास ग्रोन होल्ड रखिए थोड़ी देर, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। सर आप थोड़ी देर क्लास होल्ड रखिए, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। चलिए, आप ले लीजिए। जी मैं ले रही हूँ सर। ठीक है सर, अब आप लीव कर सकते, हो गया है, मैंने ले लिया अपनी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सर।